तो हम लोग शुरू करेंगे हमारा डिस्कशन। जहाँ पे ख़त्म हुआ था हम लोग डिस्कस कर रहे थे कौन सा टॉपिक, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024, है ना। अच्छा, कोई एक जन फटाफट से हमको पब्लिक चैट में बताइए तो भाई लोग कि ये पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन जो है कब से लागू हुआ था। पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024, द डेट फ्रॉम व्हिच दिस रेगुलेशंस हैज केम इनटू फोर्स। चलिए, मंजीत ने जवाब दिया, किशोर, शुभेंदु और बाकी लोग फटाफट से बताइए, मधुस्मिता और बाकी लोग, सबका जवाब चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो डोंट नो लिखिए, ठीक है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, एक ही वसूल है हम लोगों का। शत्रुघ्न जी, वेरी गुड अभिजीत। आप इवन देख के भी जवाब देते हैं तो वो भी अच्छा है, ठीक है। मेरा पापा बचपन में बोलते थे कि एक बार लिखने से जो काम होता है ना, 10 बार पढ़ने से उतना काम नहीं हो पाता है। या फिर एटलीस्ट 10 बार पढ़ने का काम हमारा एक बार लिखने से हो जाता है। तो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग भी जब पढ़िएगा तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप लोग अगर लिखने का आदत डालिएगा ना तो बहुत बेहतरीन रहता है। वेरी गुड अब्दुल रहमान जी, प्रदीप जी, वेरी गुड। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट इसको लेके। तो बिल्कुल सही जवाब है कि हमारा जो ये पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन है ये हमारा 16 दिसंबर से लागू हुआ है। टोटल कितना इसमें, टोटल नंबर ऑफ जो हमारा इस रेगुलेशन है इसमें टोटल कितना सेक्शंस अवेलेबल है या कितना हम बोले रूल अवेलेबल है इसमें, टोटल कितना रूल इसमें हमारा अवेलेबल है। टोटल कितना रूल अवेलेबल है बताइए फटाफट से इसमें। इसको हम लोग रूल ही ये करेंगे एक मिनट बस, इसमें थोड़ा लैपटॉप जो है बूढ़ा हो गया है, बीच बीच में अटक जाता है तो नाम ही नहीं लेता। अरे भाई, कहाँ अटक गया। चलिए, ठीक है, कितना है बताइए एक बार फटाफट से देख लेते हैं किसने किसने सही जवाब दिया। बिल्कुल टोटल 180 है, 15 चैप्टर है, 5 शेड्यूल है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा था लास्ट दिन के क्लास में, हम लोग ये डिस्कस किए हुए थे पैरेलल पोजीशनिंग, क्लियर जोन, ये सब लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। उसके बाद हम लोग देख रहे थे एड्रेस कंटेंट जो रूल है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे, जहाँ पर एक बात बताया गया कि नॉन एड्रेस इंफॉर्मेशन, है ना। आफ्टर द सेकेंड क्लास हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप में से किसी ने भी इसका पहला क्लास नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा पहले वो क्लास देख लीजिए, तब आपको, मैंने, पहले ऐसा नहीं है कि पहले वो क्लास ही देखना है, बट उसको देख लेना आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। ये पब्लिसिटी के लिए मैं करते रहता हूँ बीच बीच में। तो बोला जा रहा है नॉन एड्रेस इंफॉर्मेशन लाइक कोड, सीरियल नंबर, ये सारा हम लोग देखे थे। क्या होगा, अपियर अबोव द एड्रेस, एड्रेस के ऊपर होना चाहिए, नॉट बिलो इट, ये हम लोग देखे थे। फिर बोला गया यूनिफॉर्म स्पेसिंग ऑफ 1 mm to 5 mm शुड बी देयर बिटवीन द लाइन्स। तो बेसिकली इसको अगर हम एज पर द लैंग्वेज, एज पर द वर्ड्स ऑफ पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन बात करें तो वहां पे आपका बताया गया मोर देन 5 mm, है ना। ये देखिए, हम एक बार आते हैं इसमें, आपको एक बार दिखाते हैं। थोड़ा सा इसमें चेंज होना चाहिए, PARALL। अरे पैरेलल का स्पेलिंग क्या होता है बताइए तो। मोर देन वन, मोर देन, मोर देन, मोर देन, मोर देन, मोर देन, आ गया PARELL। पैरेलल का स्पेलिंग क्या होता है एक बार फटाफट लिखिए। हमारा एकदम हालत बहुत ख़राब है। हम पैरेलल का स्पेलिंग भी PARALLEL, ठीक है, यही तो लिख रहे थे भाई। सर्च काहे नहीं हो रहा है, PA, अच्छा कैप्स लॉक ऑन था इसलिए लग रहा होगा। नहीं ले रहा है, हाँ पैरेलल, हाँ। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, ये हम लोग यहाँ से क्या बोला जाएगा, स्पेसिंग के बारे में क्या बोला गया, द स्पेसिंग बिटवीन द एड्रेस लाइन शैल बी यूनिफॉर्म, है ना। स्पेसिंग बिटवीन द एड्रेस लाइन का मतलब क्या बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे हमने, मान लीजिए लाइन में लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ, चलिए एक हम लिख के आपको दिखा रहे हैं।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 दे के मेरा एड्रेस चल रहा है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 2 मेरा हो गया। उसके बाद लिखे हमने, मान लीजिए किसी का नाम है रजत शर्मा, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, उसका एड्रेस मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, मान लीजिए सन ऑफ या फिर केयर ऑफ मान लीजिए विजय शर्मा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों लाइन के भीतर देखिए गैप जो है वो इक्वल है ना। यहाँ पे अगर इस तरीके से रखे तो ये दोनों लाइन के भीतर का गैप, ये गैप जो है इक्वल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे उनका नाम लिखे, फिर यहाँ पे जाके पापा का नाम लिखे, यहाँ पे जाके किसी और का लिखे, फिर यहाँ पे लिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गैप जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। और गैप जो है 1 mm से ज़्यादा, देखिए मोर देन 1 mm, क्या बोला जा रहा है, गैप जो होगा, गैप शुड बी मोर देन 1 mm एंड लेस देन 5 mm। तो आप इसी को याद रखिएगा, जो यहाँ का लैंग्वेज है इसी को याद रखिएगा, द गैप शुड बी मोर देन 1 mm एंड लेस देन 5 mm। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। जब आपको ये नोट्स है उसमें भी थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, मोर देन 1 mm एंड लेस देन 5 mm, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और एक एक लाइन पे मैक्सिमम कितना कैरेक्टर होगा, तो बोला जाए ना मैक्सिमम 40 कैरेक्टर होगा। तो ये हम लोग 1 से 5 हम लोग नहीं लेंगे, बिकॉज 1 एंड 5 जो है दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन इट, दिस इज मोर देन 1 एंड लेस देन 5। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, अकाउंटेबल आइटम्स के बारे में कुछ बातें और बताया गया। चलिए हम लोग यहां से एक बार देख लेते हैं। यहां पे बोला जा रहा है अकाउंटेबल आइटम, चलिए 1 मिनट, हाँ, accountable item tendered at post office for transmission shall not be accepted unless they are addressed to a particular person, फार्म और इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे हम लोग अकाउंटेबल मेल के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अकाउंटेबल मेल जो है उसको तब तक हम लोग, देखिए ये कभी कभी हम लोगों से सवाल पूछा जाता है ना, तो हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं काउंटर पे जब बैठते हैं कि अकाउंटेबल आइटम को क्या बोला जा रहा है, अकाउंटेबल आइटम टेंडर्ड एट पोस्ट ऑफिस, मतलब जिसको पोस्ट ऑफिस में लाया जा रहा है बुकिंग के लिए ताकि उसका ट्रांसमिशन किया जाए पोस्ट ऑफिस के थ्रू, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस इट इज एड्रेस टू ए पार्टिकुलर पर्सन, फार्म और इंस्टीट्यूशन। ये किसी पर्सन के लिए एड्रेस्ड अगर नहीं होगा, या फिर किसी फार्म के लिए एड्रेस नहीं होगा, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के लिए एड्रेस नहीं होगा, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर है, तो ये हमको याद रखना रहेगा। सच आइटम एड्रेस टू ए पर्टिकुलर पर्सन और फार्म, सच आइटम यानी कि जो अकाउंटेबल आइटम के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में बोला जा रहा है। सच आइटम एड्रेस टू ए पर्टिकुलर पर्सन ऑफ फर्म, केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स एंड नेम ऑफ द ऑफिस वेयर पोस्ट बॉक्स इज लोकेटेड शैल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड प्रोवाइडेड दैट दे आर एड्रेस टू persons और फार्म्स इन हुज नेम द पोस्ट बॉक्स स्टैंड रजिस्टर्ड। अब एक सवाल आता है हमारे पास, है ना, अब एक सवाल आता है हमारे पास, क्या हम अकाउंटेबल आर्टिकल को पोस्ट बॉक्स के नाम पे भेज सकते हैं? बताइए जवाब क्या होगा, हाँ या ना होगा। क्या हम अकाउंटेबल आर्टिकल को पोस्ट बॉक्स के नाम पे पोस्ट कर सकते हैं कि नहीं? चलिए देखिए, अब बात है हमको ना हमारा जो जो हमारा मतलब क्या बोले लिगेसी है उसको थोड़ा छोड़ना रहता है, जो दिमाग में हमारा कंसेप्ट है उसको उससे बाहर निकालना रहता है। प्रद्युत जी ने बोला नो, अभिजीत बोला नो, है ना। आप लोग ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हम अभी अभी क्या आपको बताएं, इस लाइन को पढ़िए। ये जो पॉइंट नंबर 13 है इसमें क्या बोला, बोला जा रहा है सच आइटम, ये सच आइटम का मतलब क्या है, अकाउंटेबल आइटम। क्लियर है, सच आइटम का मतलब क्या है, अकाउंटेबल आइटम। तो बोला जा रहा है अकाउंटेबल आइटम एड्रेस टू ए पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर पर्सन के नाम पे अगर एड्रेस्ड है तो हमको इसको लेना है। अगर फार्म के नाम पे एड्रेस्ड है हमको इनको लेना है। अगर केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स, केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स अगर है ना, और उस पोस्ट बॉक्स जो है
इस पार्टिकुलर फार्म के नाम पे या पर्सन के नाम पे अगर है तो दिस शैल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड। तो पोस्ट बॉक्स के नाम पे भी अकाउंटेबल आर्टिकल जो है उसको लिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? सवाल एग्जाम पे हो सकता है आपसे, क्योंकि हमारा जनरल हमारे दिमाग में कंसेप्ट है यही ना कि हम लोग पोस्ट बॉक्स में अकाउंटेबल आर्टिकल जो है उसको भेज नहीं सकते। बट आईपीओ रेगुलेशन इसीलिए ना हम लोग पढ़ रहे हैं कि नया नया चीज हम लोगों को जानने को मिलेगा, अदरवाइज इसको इतना विस्तार से पढ़ने का कोई फंडा है नहीं। अब क्या बोला जा रहा है देखिए, बोला जा रहा है ठीक है भाई चलो तुम डिलीवरी करोगे, बट कंडीशन क्या दिया गया, प्रोवाइडेड दैट इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी, जो ऑफिस ऑफ डिलीवरी है, जिस ऑफिस से मेरा आर्टिकल डिलीवरी होने वाला है, उसमें अगर पाया जाता है, इफ इट इज फाउंड दैट देयर इज नो पोस्ट बॉक्स इन द नेम ऑफ द एड्रेसी। मान लीजिए रजत के नाम पे मैंने चिट्ठी इशू किया था, वहां पे लिखा था पोस्ट बॉक्स नंबर 139, 139 नंबर पोस्ट बॉक्स वगैरह वगैरह जो भी है हमने दे दिया। अब डिलीवरी ऑफिस में क्या क्या उस उधर गया डिलीवरी करने के लिए और देखा उस नाम का उस नंबर पे पोस्ट बॉक्स है नहीं, नंबर वन कंडीशन। दूसरा कंडीशन, एड्रेस ही, मान लीजिए रजत के नाम पे पहले पोस्ट बॉक्स था बट द पोस्ट बॉक्स हैज बीन सीज्ड, है ना। हो सकता है कि भाई वो बंदा कोई बदमाशी किया, पोस्ट ऑफिस जो हमारा पोस्ट मास्टर है उसने उसको सीज कर दिया, या फिर उसने रेंट पे नहीं किया तो हमने वापस कर लिया, सीज कर दिया। तो बोला जी इफ द एड्रेसी जो पोस्ट बॉक्स है, पोस्ट बॉक्स ऑफ द एड्रेस हैज बीन सीज्ड, द आइटम शैल बी रिटर्न टू सेंडर। आपका अगले साल का एग्जाम का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं एक, इधर ध्यान दीजिए, ये 100% सवाल पूछा जा सकता है। सवाल क्या है, मेरा ध्यान से सुनिए। सवाल मेरा ये है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे थ्रू पोस्ट बॉक्स किसी अकाउंटेबल आर्टिकल को बुक किया गया था। अब वो जो अकाउंटेबल आर्टिकल है जब डिलीवरी के लिए गए तो मैंने देखा आदमी तो सही है पर वो जो पोस्ट बॉक्स है दिस हैज बीन सीज्ड। अब हमारा सवाल का जवाब दीजिए, वेदर द आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड और नॉट। आदमी मिल गया, बस पोस्ट बॉक्स नहीं मिला। बिल्कुल, उसको हम, वेरी गुड सची, रवि, अभिजीत, अक्षय, उसको हम क्या करेंगे, उसको डिलीवरी हम नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न टू सेंडर कर देंगे, है ना, उसको हम रिटर्न टू सेंडर कर देंगे। ठीक है, ये सवाल हमको एग्जाम पे पूछा जा सकता है, ध्यान देना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे जब हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों का खत्म हो गया। अगला आते हैं, एड्रेसिंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनेल। जो डिफेंस का लोग होते हैं उनके पास जब चिट्ठी भेजा जाएगा उसमें क्या क्या इनपुट डालना है, तो उनका नंबर देना है, उनका रैंक देना है, उनका नेम देना है, उनका यूनिट देना है। जैसे हमारा आपका मान लीजिए पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज है उन लोगों का एक एम्प्लॉय आईडी रहता है ना। एम्प्लॉय आईडी कितने डिजिट का होता है बताइए फटाफट से। एम्प्लॉय आईडी जो होता है कितने डिजिट का होता है? बिल्कुल, तो आपका एक 8 डिजिट का एम्प्लॉय आईडी होता है। वैसे ही हम आर्मी में जब जाते हैं, हर एक पर्सन को, हर एक ऑफिसर को वहां पे एक नंबर दिया गया। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो मैंडेटरी है जब डिफेंस पर्सन के नाम पे आर्मी पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई चिट्ठी को हमको डिलीवरी करवाना है। उनका नाम रहेगा, उनका रैंक रहेगा। रैंक जैसे जैसे मान लीजिए नायब सूबेदार, सूबेदार, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो जो भी है ये क्या हो गया, उनका रैंक हो गया। तो ये रैंक रहेगा, उनका नाम रहेगा और कौन सा यूनिट में पोस्टिंग है वो रहेगा। और जो भी आर्टिकल हम भेजेंगे दिस शैल बी एड्रेस टू द 56 एपीओ और 99 एपीओ। 56 एपीओ और 99 एपीओ। एपीओ का फुल फॉर्म क्या है, एक बार फटाफट से पब्लिक चैट में लिखिए। एपीओ का फुल फॉर्म, आर्मी पोस्ट ऑफिस, वेरी गुड। तो 56 एपीओ कहाँ पे सिचुएटेड है? राकेश, अभिजीत, मधुस्मिता, रवि, वेरी गुड। कहाँ पर सिचुएटेड है 56 एपीओ? चलिए, सोनी, मंजीत, किशोर, सचिन, प्रद्युत,
प्रद्युत ने जवाब नहीं दिया, प्रद्युत जवाब, सच्ची पिटाई खाइएगा। 56 एपीओ कोलकाता में है या दिल्ली में है? दिल्ली में है ना? तो याद रखना है 56 एपीओ जो है ये छोटा वाला है ना, 56 एपी ये जो है एपीओ जो है इसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं। 56 एपीओ को क्या बोला जाता है बताइए? 56 एपीओ को और एक नाम से भी हम लोग जानते हैं, 1 सीबीपीओ। वेरी गुड, 1 सीबीपीओ। 56 एबीपीओ का और एक नाम है 1 सीबीपीओ। सीबीपीओ का फुल फॉर्म क्या है? सीबीपीओ का फुल फॉर्म क्या है? सीबीपीओ का फुल फॉर्म बताइए फटाफट से। सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस। वेरी गुड, सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस। तो आगे बढ़ते हैं। exemption in method of addressing certain item addressed to specific authorities with shall be accepted without। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हड़बड़ी में पढ़ रहा हूं सोच के, आप इसको मत सोच लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बोला जा रहा है? सर्टेन आइटम्स addressed to specific authorities with specified superscription on the envelope shall be accepted without sender's name and complete address as may be specified by the administrative instruction from time to time। फंडा क्या हुआ देखिए, ये सवाल पिछले साल पीएस ग्रुप बी के एग्जाम पे भी पूछा गया था, है ना? क्या था? थोड़ा दूसरे तरीके से घुमा के पूछा गया था, बट वो सवाल था। सवाल क्या है देखिए, क्या ऐसे हो सकता है कि कोई अकाउंटेबल आर्टिकल को हम बिना सेंडर एड्रेस का, है ना, कोई भी अकाउंटेबल आर्टिकल या दूसरा आर्टिकल को, अब अकाउंटेबल ही दिमाग में रखिए फिलहाल, अकाउंटेबल आर्टिकल को बिना सेंडर एड्रेस का, देखिए क्या बोला जा रहा है, shall be accepted without sender's name एंड कंप्लीट एड्रेस। सेंडर का कंप्लीट नाम नहीं है, सेंडर का आपका नाम नहीं है, सेंडर का कंप्लीट एड्रेस नहीं है, फिर भी क्या कोई ऐसा कंडीशन है जहां पे हम आर्टिकल को एक्सेप्ट कर सकते हैं? देखिए अक्षय जी, ये एक्सेप्टेड इन आरटीआई ना, आरटीआई में तो 100% सेंडर का एड्रेस जो हमारा आरटीआई भेज रहा है वो बेनामी नहीं होता है सची जी। आरटीआई जो होता है उसमें देना ही रहेगा, है ना? आरटीआई जो है उसमें देना ही रहेगा, ठीक है? विजिलेंस वाला केस में आता है, कौन सा वाला केस आता है? पिडपी नाम किसी ने सुना है? पिडपी, PIDPI फुल फॉर्म बताइए, पिडपी का फुल फॉर्म क्या है? पिडपी का फुल फॉर्म क्या है ना? चलिए हम आपको इधर एक बार लिख के दिखाते हैं। पिडपी क्या होता है ये याद रख लीजिएगा, एग्जाम पे सवाल पूछता है। पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मर। पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मर। कोई बंदा जो है आपके भलाई के लिए इंफॉर्मेशन दिया, अब उस बंदे का नाम आपको पब्लिक नहीं करना है। पीडीपी क्या बता रहा है? पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मर, इंफॉर्मर को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये जो पीडीपी कंप्लेन होता है, पिडपी कंप्लेन होता है, ये पिडपी कंप्लेन पे हम विदाउट सेंडर का जो नाम है एक्सेप्ट करते हैं, विदाउट कंप्लीट एड्रेस हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। याद रहेगा? याद रहेगा? पिडपी के केस में हम लोग क्या करते हैं? विदाउट सेंडर का नाम, विदाउट कंप्लीट एड्रेस हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सवाल पिडपी का फुल फॉर्म भी एग्जाम पे पूछा जाता है और ये सवाल भी कभी कभी एग्जाम पे पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए, मेथड ऑफ पोस्टिंग लेटर्स, बट क्या बोला सर, जा रहा है? लेटर बॉक्स में कौन सा डाला जाएगा, क्या क्या डाला जाएगा? तो बोला जा रहा है फुल, अच्छा ये एक सवाल यहाँ पे किसके द्वारा पूछा गया था? अक्षय जी के द्वारा। ये बिल्कुल लॉजिकल सवाल है। सर एक डाउट है,
इधर कभी कभी लोग साइन करके नहीं मिला बोलता है, कभी कभी फिर अकाउंटेबल आर्टिकल पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद प्रूफ क्या रहेगा पोस्टमैन के पास कि उसका कुछ प्रोविजन। देखिए प्रोविजन यहाँ पे आईपीओ रूल जो है, आईपीओ रेगुलेशन जो है, इसमें हमको तो कुछ मिला नहीं है ना। यहाँ पे अकाउंटेबल आर्टिकल्स के बारे में चले कहाँ पे हम लोग देख रहे थे, इसमें कोई प्रोविजन दिया नहीं है। इसके ऊपर बेसिकली हम लोगों को एक करना चाहिए कि भाई वहाँ से इसका डिटेल्ड एसओपी जारी करें कि भाई पोस्ट बॉक्स में जब डालेंगे तो हम कैसे डालेंगे, उसका एक्विटेंस कैसे मिलेगा, है ना। अभी तक मैंने ये हमको भी जैसे आपके मन में शक हुआ, मेरे मन में भी सेम सवाल आया था, बट सवाल आया उसका कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, क्योंकि जवाब इसलिए नहीं आया क्योंकि इधर हमारा जवाब दिया हुआ नहीं आईपीओ रेगुलेशंस में। बस बेसिकली हम लोग इस प्रकार से ये कर सकते हैं कि कोई बंदा अगर चाहता है कि अकाउंटेबल आर्टिकल जो है उसको पोस्ट बॉक्स के थ्रू डिलीवरी लेना, तो हम उनसे एक बार म्यूट लिखा करो के लेंगे कि भाई ऑर्डर लोके तुम लोके मा पढ़ो ना मैं पहले एक ये भी दे दो कि नहीं हम लोग ना आपसे अनम्यूट कर दी थी जब ये अकाउंटेबल आर्टिकल है ये थ्रू पोस्ट बॉक्स हमको डिलीवरी किया जाए। बट ये मतलब सही कुछ है नहीं, ये रिस्पॉन्स, ये रिप्लाई, ये उनसे बोलना, ये हमको ठीक नहीं लगता है ना। हम भी आपको बोल रहे हैं बस एक मन का सांत्वना के लिए है, बट कोई प्रोविजन यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, आपका अक्षय जी प्रोविजन आपका नहीं दिया है, तो जिस कारण से हम लोग प्रेफर तो नहीं करेंगे, प्रेफर हम लोग इसको नहीं करेंगे। अब बात ऐसा है कि मान लीजिए जो डिलीवरी दे मतलब आर्टिकल बुक कर रहा है वो बंदा ही अगर भेज रहा है उस तरीके से, है ना, कि उनको नहीं चाहिए, सबूत नहीं चाहिए इसीलिए पोस्ट बॉक्स में डाल रहा है, अदरवाइज तो पोस्ट बॉक्स में नहीं डालता, है ना। तो इसका कुछ है नहीं, कुछ दिया नहीं। हम देखे थे आपका, जब हम पहली बार इसको देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो बड़ा शक मेरे मन में भी आया था। दिक्कत तो होगा, बिल्कुल दिक्कत होगा अक्षय जी। इसके लिए हम लोगों को क्लैरिफिकेशन मांगना चाहिए, खास करके जैसे आप पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर हैं, तो आप एक काम करिए पहले, ठीक है, इस रेगुलेशन को आप नोट कर लीजिए भाई कहाँ पे इसको बताया गया। ठीक है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये आपका 18 में बताया गया है ना, ये 18 के कहाँ पे बताया गया, 18 के 13 में, है ना। 18 के 13 में आपका ये प्रोविजन दिया गया कि अकाउंटेबल आर्टिकल को भी हम पोस्ट बॉक्स में बुक कर सकते हैं। तो आपके एंड से मतलब पोस्ट मास्टर के द्वारा एक क्लैरिफिकेशन मांगा जा सकता है डिविजनल हेड के पास कि सर ऐसा एक सर्कुलर आया हुआ है और कस्टमर जो है वो आके भी हमको फोर्स कर रहा है कि पोस्ट बॉक्स में अकाउंटेबल आर्टिकल को बुक करने के लिए, बट ये इशू है, तो कृपया इस मामले में इस संदर्भ में आपका मतलब इनलाइटन किया जाए कि इस आर्टिकल का डिस्पोजल कैसे होगा, कैसे कस्टमर कंफर्म करेंगे, उसका तो कोई एक्विटेंस भी नहीं आएगा, है ना। तो ये एक क्लैरिफिकेशन अगर आपसे मांगा जाएगा तो मुझे लगता है आपके डिवीजन से भी सर्कल के थ्रू डायरेक्टोरेट में मांगा जाएगा, है ना। और जब मांगा जाएगा तो आइदर प्रोविजन को हटाएगा या फिर उसके ऊपर कोई गाइडलाइंस, कोई एसओपी जारी करेगा कि नहीं इसका प्रोविजन ये होना चाहिए, है ना अक्षय जी। अदरवाइज आपके हमारे हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि रूल बनाने वाले हम लोग हैं नहीं, और जो बनाते हैं वो आपके हमारे बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, या फिर जो इशू एक्चुअली सोचते तो है, बिल्कुल सोचते नहीं है ऐसा हम नहीं बोलेंगे, हमको आके पीटेगा सब लोग, है ना। बट इशू ये है कि सोचते तो है बट समझते नहीं है, क्योंकि वो आपका ग्राउंड लेवल का रियलिटी नहीं देख रहा है ना। पहले भी देखिएगा हम लोग जब ये प्रोविजन पहले भी था, इवन हम भी जब काउंटर पे काम किए तो उस टाइम पे भी हम देखे हुए हैं कि हम लोग इनकम टैक्स वाला चिट्ठी जो होता था, आपको याद करके देखिए, वो हम लोग पोस्ट बॉक्स में बुक करते थे, है ना। तो वहां पे प्रोविजन कुछ दिया गया होगा कि इनकम टैक्स वाला चिट्ठी जो है वो लोग बोला है कि हमारे पास जो आर्टिकल आएगा वो थ्रू पोस्ट बॉक्स आएगा, है ना। तो अगर कोई एड्रेस ही का एड्रेस ही ऐसा है वो रेडी है। एक्चुअली में सर डायरेक्टरेट क्या ने एक बोलते हैं, लेटर इनकम निकाला टैक्स था। डिपार्टमेंट को रिटर्न्स स्पीड पोस्ट से पोस्ट बॉक्स नंबर पर बुकिंग करवाई जाती है। समझा नहीं आपका क्वेश्चन को, या फिर क्वेश्चन दे रहे हैं आंसर। आदित्य जी क्या बताना चाह रहे हैं एक बार बताइए अनम्यूट करके। आदित्य जी कुछ बताना, क्या बता रहे थे आप,
क्या होता है बताइए, अगर एग्जैक्ट कुछ आप एक्स्ट्रा जानते हैं इसके बारे में तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, है एक्चुअली में ना। सर अच्छा डायरेक्टरेट एक ने मिनट एक कुछ मिनट। साल पहले हाँ सर्कुलर रवि जी। निकाले थे। हाँ रवि जी बोलिए। सर डायरेक्टरेट ने कुछ पोस्ट बॉक्स के लिए ऑथराइज कर दिया था, सर्कुलर निकाला था डायरेक्टरेट ने बहुत साल पहले ओके। कि पर्टिकुलर पोस्ट बॉक्स के लिए रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट आपकी अवेलेबल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वैसा ही अभी अभी देखिए, अभी तो वो उस टाइम पे मान लीजिए सर्टेन पोस्ट बॉक्स था तो जिसमें हम ये किए, बट अभी तो यहाँ पे आपका सारा पोस्ट बॉक्स को लिया हुआ है ना। अब उसके लिए भी कोई आपका गाइडलाइंस आना चाहिए, है ना, कोई गाइडलाइंस आना चाहिए। चलिए। एक्चुअली में सर ये PIDPI वाला जो केस है, हाँ। ये रिसेंटली क्या हुआ, हम्म। एक बंदे ने दिल्ली पोस्ट ऑफिस, मेरे पोस्ट ऑफिस से हाँ। विजिलेंस को केस भेज दिया उसने। क्या किया क्या तो किया। विजिलेंस, हाँ सर, लेटर भेज दिया उसने विजिलेंस कमिश्नर को। ठीक है। तो उसने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो गई, तो विजिलेंस ऑफिस ने, सुपरिटेंडेंट ने, विजिलेंस के सुपरिटेंडेंट ने लेटर इशू कर दिया हम्म। पोस्टल डिपार्टमेंट को हम्म। कि उस बंदे की वीडियोग्राफी मुझे दो। हम्म। अच्छा बताइए अच्छा। सर, मतलब कागजों में कुछ है, मतलब उसने बिल्कुल ऑर्डर लिखा, DO निकाला उसने कि अच्छा इसकी वीडियोग्राफी मुझे दो। अच्छा और अच्छा वो तो अच्छा। चलो उस बंदे की किस्मत अच्छी है कि हमारे पास बैकअप कम दिन का था, तो उसकी पिक्चर रिलीज नहीं हो पाई। अच्छा। चलिए। चलिए बड़े बड़े उस देशों में ऐसे छोटे छोटे बातें होते रहते हैं, है ना। चलिए। क्या। अच्छा चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो लेटर बॉक्स में क्या क्या डिलीवरी होता है, तो फुल्ली प्रीपेड आइटम्स लाइक लेटर, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड, बुक पोस्ट। देखिए अभी हम लोग बुक पैकेट को यूज़ नहीं करते हैं, बुक पैकेट ये शब्द ही हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके बदले हमारा अभी क्या आ गया, बुक पोस्ट। स्मॉल पैकेट्स, प्रिंटेड पेपर्स, लिटरेचर फॉर ब्लाइंड, ये सारा आइटम जो है लेटर बॉक्स के थ्रू डिलीवरी हो सकता है। सवाल कैसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम मे बी डिलीवर्ड थ्रू लेटर बॉक्स, है ना। तो बोला जा रहा है कि भाई कौन सा आइटम हम लेटर बॉक्स के माध्यम से डिलीवरी कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है फुल्ली प्रीपेड आइटम लाइक लेटर, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड, बुक पोस्ट, स्मॉल पैकेट, प्रिंटेड पेपर, लिटरेचर, ये सारा जो है हम वहाँ से ही डिलीवरी करते हैं। ठीक है। चलिए। यहाँ पे जो पोस्ट बॉक्स वाला ऑप्शन हमारा दिया है ना, तो यहाँ पे एक काम हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पोस्ट बॉक्स में जितना सारा रजिस्टर्ड आर्टिकल आएगा, अकाउंटेबल आर्टिकल आएगा, ये बस मेरा ही परसेप्शन है। मान लीजिए जितना आर्टिकल आएगा तो हम लोग उस जो हमारा एड्रेस ही है उनको भी हम एक इंटीमेशन दे सकते हैं कि सर आपके नाम पे मान लीजिए ये रजिस्टर्ड आर्टिकल आया है या आ रहा है ना। तो आप क्या कर दीजिएगा, जब भी ये आर्टिकल रिसीव करिएगा तो हमारा डिलीवरी स्लिप भी हम पोस्ट बॉक्स में रख देंगे, तो कृपया आप उस डिलीवरी स्लिप में एक्विटेंस दे के उस आर्टिकल को रिसीव कर लीजिएगा। इन केस देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी प्लीज इन्फॉर्म मी, है ना। पोस्ट मास्टर ये काम तो कर सकता है, क्योंकि मान लीजिए डिलीवरी पोस्ट ऑफिस जो हमारा रहेगा, देखिए बुकिंग पोस्ट ऑफिस का काम है बुकिंग करके खत्म उनका, है ना। अब डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के पास तो पोस्ट बॉक्स रहेगा, तभी जाके कस्टमर को पोस्ट बॉक्स के थ्रू डिलीवरी होगा। और पोस्ट बॉक्स कहाँ पे रहता है, पोस्ट ऑफिस प्रेमिसेस में रहता है ना। तो हमारा पोस्ट मास्टर जो रहेगा वो क्या करेगा, उस कस्टमर को इशू करेगा कि सर आपके नाम पे ऐसा चिट्ठी आ रहा है या फिर आया है ना। तो आप कृपया इसको पोस्ट बॉक्स से डिलीवरी ले लीजिए या जो भी करिए, और एक्विटेंस स्लिप जो है उसमें साइन करवा लेगा, है ना। एक्विटेंस स्लिप उधर ही रख देगा कि आप साइन करके एक्विटेंस स्लिप इधर रख दे दीजिएगा, हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे। अब उसमें अगर बंदा मान लीजिए बदमाशी कर रहा है, तो पोस्ट मास्टर के पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर उनके द्वारा कोई गड़बड़ी किया जाता है, वो अगर पोस्ट बॉक्स का मिसयूज करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पोस्ट बॉक्स जो है उसको सीज भी कर सकते हैं, है ना। तो ये एक काम हम लोग कर सकते हैं अगर किसी कस्टमर के नाम पे पोस्ट बॉक्स पे चिट्ठी आता है उस केस में, है ना। क्या आदित्य जी, अक्षय जी। चलिए आगे आते हैं हम लोग, रेस्ट्रिक्शन क्या बोला जाए, बोला जा रहा है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, है ना। अच्छा लेटर बॉक्स तो हम लोग देख लिए, रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है, तो बोला जा रहा है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पीरियडिकल पोस्ट, फ्रैंक्ड आइटम
शैल नॉट बी पोस्टेड। तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को, पीरियडिकल पोस्ट को, जिसको हम लोग पहले बोलते थे बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक पीरियडिकल्स, तो अभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पीरियडिकल पोस्ट। तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पीरियडिकल पोस्ट, फ्रैंक आइटम, दिस शैल नॉट बी पोस्टेड, इसको हमको लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना है ना। अगर पोस्ट कर दिया गया तो इवन इफ दिस इज और these आर फुल्ली प्रीपेड, दिस शैल बी ट्रीटेड एज अनपेड। तो ये भी सवाल पूछ सकता है, एक रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर लेटर बॉक्स में डाला गया, वो आपका फुल्ली प्रीपेड था, है ना, तो हम क्या ट्रीट करेंगे उसको, उसको फुल्ली प्रीपेड ट्रीट करेंगे या अनपेड ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे बताइए उसको, उसको हम लोग अनपेड ट्रीट करेंगे। अकाउंटेबल आइटम, लार्ज आइटम, है ना, अकाउंटेबल आइटम और लार्ज आइटम, बड़ा वाला आइटम जो है हमारा, जो लेटर बॉक्स में फिट नहीं होता है, उसको हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे ही लाया जाएगा, उसको लेटर बॉक्स में नहीं डाला जाएगा। ठीक है। ऑल अकाउंटेबल आइटम्स मस्ट बी प्रेजेंटेड एट पोस्ट ऑफिस काउंटर फॉर ट्रांसमिशन, सारा अकाउंटेबल आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे आना चाहिए। फ्रेंचाइजी आउटलेट, बोला जा रहा आइटम एज स्पेसिफाइड मे बी प्रेजेंटेड थ्रू द फ्रेंचाइजी आउटलेट ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस ने क्या किया, बहुत सारा जगह पे फ्रेंचाइजी आउटलेट भी खोला। तो बोला जा रहा है जो डिफरेंट फ्रेंचाइजी आउटलेट है, उसको जो ऑथराइजेशन मैंने दिया हूं, उसको जो जो आर्टिकल मैं बुक करने दिया हूं, वो आर्टिकल फ्रेंचाइजी आउटलेट में भी बुकिंग किया जा सकता है। सेल्फ बुकिंग कियोस्क के, इसके बारे में क्या बोला गया, तो बोला जा रहा है सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस में सेल्फ बुकिंग कियोस्क जो है वो आपका अवेलेबल है ना, और अवेलेबल एट सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस designated by the regional head allowing for self service posting। तो सेल्फ सर्विस पोस्टिंग कैसा होता है, मान लीजिए जैसे आप एसबीआई के देखिएगा कुछ ई कॉर्नर रहता है, जहां पे आपका पासबुक प्रिंटर रहता है, तो आपको वहां पे पासबुक प्रिंट करने के लिए खुद जाते हैं, पासबुक प्रिंट करते हैं और लाते हैं। सिमिलरली पोस्ट ऑफिस में भी, कुछ डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस में भी ऐसा ऑप्शन रखा जाएगा जहां पे कस्टमर जाके खुद अपना चिट्ठी जो है बुक कर सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे सेल्फ बुकिंग कियोस्क, है ना। वहां पे कस्टमर जाके खुद अपना आर्टिकल को पोस्ट करेगा। अब यहां से आपके एग्जाम पे क्या सवाल आएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो सवाल ये आएगा सेल्फ बुकिंग कियोस्क के कौन सा ऑफिस में बनेगा, इसका परमिशन कौन देगा, कौन इसको डिजिग्नेट करेगा, कौन डिजिग्नेट करेगा, डिविजनल हेड, रीजनल हेड या फिर डीजी पोस्ट, बताइए कौन करेगा फटाफट से, रीजियोनल हेड, है ना। याद रखने सवाल ये पूछ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का सवाल ज्यादा पूछता है एग्जाम पे, है ना, जहां पे कंफ्यूजन होगा भाई डिविजनल हेड होगा, रीजनल हेड होगा, सर्किल हेड होगा या फिर आपका डीजी पोस्ट होगा, है ना। तो सेल्फ बुकिंग कियोस्क के लिए आपका परमिशन कौन दे रहा है, आपका रीजनल हेड दे रहा है। वेब और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बुकिंग, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बुकिंग, तो बोला कि ऑथराइज्ड वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन में बी यूज्ड फॉर आइटम पोस्टिंग एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन। तो जैसे हमारा मान लीजिए पीएमए जो एप्लीकेशन है, पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर मान लीजिए इंडिया पोस्ट की वेबसाइट, वहां पर भी कुछ ऑप्शन दिया जा सकता है जिसके माध्यम से कस्टमर आर्टिकल को बुक करेगा। मान लीजिए वहां पे गया, टू फ्रॉम सारा डिटेल्स दिया, आर्टिकल को बुक किया, और उस एरिया में जो नियर बाई पोस्टमैन है, जिस पोस्टमैन के द्वारा वो एरिया सर्व होता है, वो उसके घर पे जाएगा, आर्टिकल को पिकअप करेगा, लेके आ जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए। बिल्कुल क्लिक एंड बुक जो है, बट क्लिक एंड बुक को जितना हमको याद आ रहा है, इसको आपका ये कर दिया गया था, आपका क्लिक नहीं, सॉरी, क्लिक एंड बुक तो अभी है ही, ये आपका क्लिक एंड बुक ही है बेसिकली, बिल्कुल सही बोले हैं। प्रिंट टू पोस्ट जो है उसको आपका हटा दिया गया था, प्रिंट टू पोस्ट वाला ऑप्शन अभी नहीं है, जितना हम देख रहे थे याद आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला जा रहा है ए रिसिप्ट शैल बी गिवन टू द पर्सन हु प्रेजेंट्स एन अकाउंटेबल आर्टिकल फॉर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। पोस्ट ऑफिस के थ्रू ट्रांसमिशन के लिए जो बंदा कोई आर्टिकल बुक करेगा, अकाउंटेबल आर्टिकल को बुक करेगा, हमको उनको एक रिसिप्ट जरूर देना है
है ना, हमको उनको एक रिसिप्ट जरूर देना है। ओनरशिप of the domestic and international article shall remain with the sender until the delivery to the intended recipient, except in case of legal seizure laws of the origin, transit और destination country। तो क्या बोला जा रहा है, डोमेस्टिक आर्टिकल के केस में और इंटरनेशनल आर्टिकल के केस में कोई भी आर्टिकल जो है उस आर्टिकल का ओनरशिप जो है कब तक सेंडर के पास रहेगा, तो बोला जा रहा है ओनरशिप ऑफ द आर्टिकल शैल रिमेन विद द सेंडर अंटिल इट इज डिलीवर्ड टू द इंटेंडेड एड्रेसी और रेसिपिएंट, है ना, जो रेसिपिएंट है जो एड्रेसी है जब तक उसके पास डिलीवरी नहीं होता है तब तक हम क्या मानेंगे, ओनरशिप जो है जो सेंडर है उसी के पास है। अब डिलीवरी के पहले अगर किसी लीगल कारण से, कानूनी कारण से अगर आर्टिकल सीज हो जाता है या फिर उस सब केस में क्या होगा, ओनरशिप जो है और उनके पास नहीं रहेगा, वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल को नॉर्मली सीज कौन सा कारण से करेंगे, अगर कोई लीगल इशू है, इलीगल कुछ मैटर भेज रहा था, कुछ आर्टिकल भेज रहा था, है ना, अगर जो ओरिजिन कंट्री है, इंटरनेशनल का बात यहाँ पे बता रहा है बेसिकली, जो ओरिजिन कंट्री है, जो डेस्टिनेशन कंट्री है और जो ट्रांजिट कंट्री है, इस तीनों कंट्री के भीतर अगर किसी का भी लॉ को ये वायोलेट करता है तो वहां पर भी वो आर्टिकल का अधिकार जो है और ओनरशिप जो है वो हमारा सेंडर के पास नहीं रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। हम थोड़ा सा आपका कम इलेबोरेट करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका थोड़ा ज़्यादा जल्दी हम लोग इसको लेके आगे बढ़ सके। अगर कभी भी किसी का डाउट रहेगा तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। अब प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक आइटम, डोमेस्टिक आइटम के भीतर क्या क्या प्रोहिबिशन है, तो हैजर्डस एंड डेंजरस आइटम, जो डिफरेंट हैजर्डस आइटम है जो नुकसानदायक है, आपका खतरनाक आइटम है ना, जैसे एक्सप्लोसिव, आपका नॉक्शस सब्सटेंसेस, अनप्रोटेक्टेड शार्प ऑब्जेक्ट, है ना, एनी आइटम दैट कुड हार्म द पोस्टल आइटम और स्टाफ। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आइटम जो मेरा पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है उनको या फिर पोस्ट ऑफिस का जो आइटम है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, वो आर्टिकल जो है प्रोहिबिटेड हो जाएगा। आपसे एग्जाम पे सवाल पूछ सकता है कि विच ऑफ, चलिए ऑप्शन दीजिए, मेरा इस सवाल का जवाब दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट प्रोहिबिटेड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट प्रोहिबिटेड। ऑप्शन ए एक्सप्लोसिव, ऑप्शन बी नॉक्शियस सब्सटेंसेस, ऑप्शन सी शार्प ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस, वेरी गुड सची, नन ऑफ दिस, सब लोग नन ऑफ दिस ही बोल रहे हैं, तो वेरी गुड है या बैड है, किसने बोला सी, अक्षय, वेरी गुड अक्षय। हम क्यों अक्षय को गुड बोले, बिल्कुल सी, सी इज द, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि भाई शार्प ऑब्जेक्ट भेजने में आपत्ति नहीं है, शार्प ऑब्जेक्ट भेजने से हम मना नहीं किए हैं, अगर इट इज प्रोटेक्टेड नो इशू इज देयर, अगर शार्प ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोटेक्टेड है तो कोई इशू नहीं है, बट इफ द शार्प ऑब्जेक्ट इज अनप्रोटेक्टेड देन इट इज प्रोहिबिटेड। क्लियर है ना, विथ प्रोटेक्शन बिल्कुल हम उसको भेज सकते, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार का छोटे छोटे मगर मोटी बातें पहले शक्तिमान बताता था और शक्तिमान के बाद हम बताते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंजुरियस मटेरियल्स, क्या बोला जा रहा है, एनी आइटम लाइकली टू डैमेज अदर मेल और इंज्योर पोस्टल एम्प्लॉय, जो बेसिकली यहाँ पे बताया, कोई भी ऐसा आइटम जो हमारा मेल को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारा एम्प्लॉय को नुकसान पहुंचा सकता है, हम उनको नहीं भेजेंगे। लॉटरी टिकट एडवर्टाइजमेंट अनलेस ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लॉटरी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड है उसको ट्रांसमिशन किया जा सकता है, नॉट एन इशू, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है,
बट इफ द लॉटरी इज नॉट ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, है ना, देन वी कैन नॉट सेंड इट, है ना। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे क्या बताया जा रहा है? ऑब्सिन और ऑफेंसिव कंटेंट, ऑब्सिन और ऑफेंसिव कंटेंट, कोई भी इंडिसेंट कंटेंट, ऑब्सिन या फिर ऑफेंसिव वर्ड जिसमें लिखा हुआ रहेगा, गंदा इमेज उसमें रहेगा, मैसेज उसमें रहेगा, वो सारा चीज भी आपका प्रोहिबिटेड है। लॉ एंड ऑर्डर रिस्क, any item with seditious or threatening content और featuring image then convicted offenders, है ना। तो कोई भी ऐसा आइटम जो किसी को मान लीजिए दंगा करने के लिए, है ना, आपका रायोट करने के लिए, आपका किसी को आपका उसका रहा है ना, या फिर किसी को थ्रेट दे रहा है ना, इस प्रकार का आइटम जो है विच इज अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर, उसको हम लोग नहीं भेजेंगे। ड्रग रिलेटेड सब्सटेंसेस, नार्कोटिक वाला, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, इलीगल ड्रग, ये सारा चीज भी हम लोग नहीं बेचते हैं। काउंटरफिट गुड, बोला जा रहा है पायरेटेड आइटम, है ना, या फिर कुछ ऐसा आइटम विच में मिस रिप्रेजेंटिंग एज पोस्टल स्टैम्प, कोई भी ऐसा आइटम जिसको गलती से कोई बंदा आपका पोस्टल स्टैम्प सोच सकता है, ऐसा आइटम को हम लोग नहीं भेजेंगे। एक तो पायरेटेड आइटम को नहीं भेजेंगे, है ना। काउंटरफिट गुड्स मतलब पायरेटेड आइटम, अगर हमको पता चल जाता है कि कोई आइटम जो है वो पायरेटेड है तो हम उसको नहीं भेजेंगे। और पोस्टल स्टैंप को भी हम लोग नहीं, कोई पोस्टल स्टैंप हम कोई सोच सकता है, मतलब मिस रिप्रेजेंट हो सकता है, ऐसा चीज को भी हम लोग नहीं भेजेंगे। डेंजरस गुड्स, बोला जा रहा है एज पर IATA एंड ICAO गाइडलाइंस, हम लोग कोई भी मतलब IATA के द्वारा और ICAO के द्वारा जिस जिस आइटम को डेंजरस गुड्स माना गया, हम उनको नहीं भेजेंगे। इंक्लूडिंग बैटरीज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एयर ट्रांसपोर्ट, देखिए ये ध्यान दीजिए, बैटरी को भी हम एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं भेज सकते हैं। अच्छा हमको बताइए, IATA और ICAO इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है? बताइए फटाफट से। फटाफट से बताइए, किसी को अगर जानकारी है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसमिशन, IATA, चलिए, IATA और ICAO क्या क्या है? IATA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, है ना। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट है या एयर ट्रांसमिशन है? IATA फुल फॉर्म देखते हैं, गूगल बाबा जी क्या बोलता है। एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है, एयर ट्रांसमिशन नहीं है, ध्यान दीजिए। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन याद रहेगा। IATA हो गया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, और IC जो हम लोग क्या देख रहे थे, बताइए, ICAO इंटरनेशनल सिविल, चलिए यहाँ पे हम नोट कर दिए हैं, आपका दिखाई देगा आपको, क्या गया, बड़ा करते हैं थोड़ा, हाँ ठीक है। तो IATA क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ICAO क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगला बढ़ते हैं हम लोग, बोला जा रहा है लिविंग एनिमल, है ना, जिंदा वाला जो आपका जंतु है उसको हम लोग भेज सकते हैं कि नहीं? तो बोला जा रहा है अलाउड इफ स्पेशली परमिटेड बाय द रेगुलेशंस, अगर स्पेशल परमिशन किसको दिया गया तो वो लाइव एनिमल को भी भेज सकता है, हाथी घोड़ा को भी भेज सकता है, अगर स्पेशल परमिशन इज दियर। वैल्यूएबल आइटम, बोला जा रहा है कॉइन, करेंसी एंड अदर वैल्यूएबल आइटम जो है, दिस शैल नॉट बी ट्रांसमिटेड अंटिल इट इज इंश्योर्ड, है ना। अगर वैल्यूएबल आइटम को जा रहा है, अगर वो इंश्योर्ड नहीं है तो हम उसको नहीं भेज पाएंगे। प्रोहिबिटेड आइटम, प्रोहिबिटेड डॉक्यूमेंट, बोला जा रहा है आइटम्स कंटेनिंग पर्सनल करस्पॉन्डेंस एक्सचेंज बिटवीन अनरिलेटेड थर्ड पार्टीज, ये क्या बता रहा है? क्लियर नहीं हो रहा है, क्या बता रहा है ये देखिए।
बोला जा रहा है आइटम कंटेनिंग पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सचेंज बिटवीन अनरिलेटेड थर्ड पार्टीज। यहाँ पे बैन किया किसको, जो डिफरेंट कुरियर वाला ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है ना, मान लीजिए डीटीडीसी हो गया, है ना, या फिर मान लीजिए एबीसीडी कोई कुरियर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया, पोस्ट ऑफिस का फैसिलिटी ले रहा है और पोस्ट ऑफिस के थ्रू बहुत सारा डॉक्यूमेंट को वो आपका सेंड कर रहा है। तो भाई पार्सल वगैरह सेंड कर रहा है वो अलग इशू है, बट मान लीजिए एक साथ में 10 आदमी का डॉक्यूमेंट को एक आर्टिकल में डाल दिया, तो बोला जा रहा है ये आपका प्रोहिबिटेड हो जाएगा। अनरिलेटेड थर्ड पार्टी वगैरह का डॉक्यूमेंट को आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो, आप अपना वाला भेजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है आइटम रेस्ट्रिक्टेड बाय इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉ। कोई भी आर्टिकल अगर इंटरनेशनल लॉ के द्वारा या फिर हमारे देश के कानून के द्वारा अगर रेस्ट्रिक्ट किया गया, उसको हम लोग नहीं भेजेंगे, है ना। तो यूपीयू के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई आर्टिकल को प्रोहिबिट किया गया, उसको हम लोग नहीं भेजेंगे। अब यहाँ पे हमको फटाफट से बताइए, यूपीयू, ये आपका अभिजीत जी, मंजीत जी, यहाँ पे जो आपका बताया जा रहा है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया, वो आपका 178, 79 और 80 में रहेगा। तो वहाँ पे हमको एक बार देखना रहेगा कि किस, मैंने उसके आधार पे कौन किस जगह पे परमिशन इशू कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट अलग से कुछ बोला नहीं गया, स्पेशल परमिशन इज रिक्वायर्ड बोल के ही खाली दिया गया, अदरवाइज अलग से इसके ऊपर कुछ ये नहीं किया गया। ठीक है, एक मिनट वेट करिए, देखता हूँ मैं आपका इसमें कुछ दिया हुआ है कि नहीं। 178, all exclusive administrative order to be specified in the Department of Post in the Government of India through namely postal operations order, postal orders, all postal operation orders, all postal operation order issued will also be complained on the half of the basis and such compensation shall be। देखिए यहाँ पे आपका 170 जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया जा रहा है, वहाँ पे आपका ऐसा दिया जा रहा है, बोला जी ऑल एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर टू बी स्पेसिफाइड अंडर द रेगुलेशन शैल बी इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू ऑर्डर्स। बेसिकली इसको आप डीजी पोस्ट का बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये हमारा जो इशू करता है वो डीजी पोस्ट के द्वारा इशू होता है। तो बोला जा रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो रहेगा वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है इशू करेगा, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इशू करेगा मतलब डीजी पोस्ट आपका इशू करेगा। और सारा ये पोस्टल ऑपरेशन रिलेटेड ऑर्डर जो है, इसको क्या किया जाएगा, ऑल ऑपरेशन ऑर्डर इशूड शैल ऑल्सो बी कंपाइल्ड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। उसको हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाइल किया जाएगा, एक जनवरी में और एक जुलाई में। ठीक है, द ऑर्डर इज इशूड ड्यूरिंग जनवरी टू जून, जो आपका जुलाई में आ जाएगा, है ना, और जो जुलाई से दिसंबर होगा वो जनवरी में आ जाएगा। तो हम इसको मान सकते हैं कि डीजी पोस्ट के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। एक मिनट वेट करिए, हाँ भाई बताइए। ना ना हम, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो मंजीत जी, उसके लिए हमारा किसका परमिशन चाहिए बताइए। तब अगर हम लोग लाइव एनिमल को भेजना चाहे, तो मेरे हिसाब से जितना हमको यहाँ से आपका ये लग रहा है, वो आपका डीजी पोस्ट का ही परमिशन हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली परमिटेड बाय द रेगुलेशंस, अलाउड ओनली इफ स्पेशली परमिटेड बाय द रेगुलेशन। लाइव एनिमल का भी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार डिटेल्स में कुछ दिया है कि नहीं। लाइव एनिमल है, ये बड़ा स्लो हो गया हमारा सिस्टम एनिमल, ये केस सेंसिटिव भी कर देता है क्या पता नहीं। लाइव एनिमल्स एक्सेप्ट अदरवाइज परमिटेड इन दीज रेगुलेशंस। देखिए ये बेसिकली लाइव एनिमल को हम तभी कर पाएंगे अगर इसमें अलग से आपका उसके ऊपर परमिशन अगर इशू होता है। जनरली अगर बोलेगा ना, तो आप मान लो कि लाइव एनिमल जो है वो आपका नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे परमिटेड नहीं है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में परमिटेड नहीं है। तो ये लाइन को आप याद रख लीजिएगा। सवाल यहाँ से इस प्रकार से पूछ सकता है, लाइव एनिमल जो है जनरली आपका परमिटेड नहीं है, है ना, एक्सेप्ट अदरवाइज परमिटेड बाय दिस रेगुलेशन। अगर
अलग से उसके ऊपर मान लीजिए कोई स्पेशल ऑर्डर इशू हुआ, ठीक है, अगर कोई स्पेशल ऑर्डर इशू या मान लीजिए डिजी पोस्ट ने ऑर्डर किया, अभी डिजी पोस्ट कौन है एट प्रेजेंट बताइए, अभी इको हो रहा है क्या, अभी तो इको होना नहीं चाहिए। मान लीजिए डिजी पोस्ट ने ऑर्डर किया कि इस पर्टिकुलर जगह पे कोई हमारे साथ क्या हुआ, बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। देखिए डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, हमारे पास डिजी पोस्ट के पास बहुत सारा पावर दिया हुआ है। अब मान लीजिए उन्होंने क्या किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई कोई ये है उसके साथ उनका बात हुआ और उन्होंने बोला कि नहीं तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को क्या करना है, 15 को हाथी जो है आपका केरल से लेके आपका दूसरा कोई जंगल में भेजना है ना, हो सकता है बहुत जगह पे, मान लीजिए एक जंगल से दूसरे जंगल में भेजना है ना, तो हमको क्या होगा, बिल्कुल अब अभी हुए नहीं है ना, 1 तारीख से होने वाला, अभी फिलहाल हमारा संजय सरन सर ही है और आपका 1 जनवरी से हमारा हो जाएगा मंजू पांडे मैडम, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा केस में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को मिला और एक नया रेगुलेशन नया गाइडलाइंस जारी कर दिया, तो जनरल सर्कमस्टेंसेस पे लाइव एनिमल जो है इट इज नॉट अलाउड, ओनली इफ सम स्पेशल ऑर्डर इज देयर, स्पेशल रेगुलेशन इज बीइंग मेड, तो उस केस में जो है ये परमिटेड रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रोहिबिशन ऑफ इंटरनेशनल आइटम, तो वहां पे भी इस प्रकार का ही है, नॉन कंप्लाइंट आइटम मतलब इंटरनेशनल आइटम दैट डू नॉट मीट द स्पेसिफाइड पोस्टल रेगुलेशन शैल नॉट बी अलाउड। इंटरनेशनल आइटम जो हमारा रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता वो नहीं भेजा जाएगा। फ्रॉड्यूलेंट आइटम, आइटम सेंट विल बी इंटेंडेड टू कम्यूट फ्रॉड और इवेड पोस्टल फीस शैल ऑल्सो नॉट बी अलाउड। अगर कोई भी ऐसा आइटम है जिसको हम फ्रॉड करने के इच्छा के माध्यम से भेज रहे हैं, है ना, या फिर जहां पे मैं पोस्टल फीस से बचने का प्रयास कर रहा हूं, इस प्रकार का आइटम भी जो है आपका प्रोहिबिटेड रहेगा, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, prohibition of domestic item shall also apply to international items also। तो जो डोमेस्टिक के केस में आपका प्रोहिबिटेड आइटम है वो ज़्यादातर केस में, ऑलमोस्ट सारा केस में क्या है, इंटरनेशनल के केस में ही प्रोहिबिटेड है, एक्सेप्ट कुछ सर्टेन एक्सेप्शन यहाँ पे दिया गया, जैसे बोला कि सर्टेन डेंजरस गुड्स मे बी सेंट इंटरनेशनली इफ बोथ द origin and destination countries have agreed to allow them। अगर जो सेंडर कंट्री है और जो रेसिपिएंट कंट्री है ना, वो मान लीजिए दोनों आपका मान लिया, जैसे मान लीजिए रशिया है, रशिया ने क्या किया, कुछ बम बनाया, है ना, सपोज रशिया के द्वारा कुछ बम बनाया गया, तो बम क्या है, ये प्रोहिबिटेड है। अब मान लीजिए इंडिया ने एग्री किया ये बम जो है रशिया से खरीदेगा, अब इंडिया जो है एग्रीड है कि ये बम बनाए भेजेगा और ये रिसीव करेगा, है ना, तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, उसको सेंड भी कर सकता है। तो डेंजरस आइटम भी, डेंजरस गुड्स भी अगर इंटरनेशनल दो कंट्री जो है अगर अलाउ कर रहा है उसको भेजने के लिए, तो बिल्कुल उसको भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए परमिसिबल लाइव एनिमल्स, है ना, यहाँ पे हम इंटरनेशनल पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा इंटरनेशनल पोस्ट के बारे में हम लोग ये देखें, 1 मिनट वेट करिए, यहाँ पे ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट वगैरह, हाँ इंटरनेशनल आइटम हम लोग देखें, अच्छा अब ये इंटरनेशनल आइटम के भीतर ही आपका कुछ लाइव एनिमल के बारे में भी प्रोविजन दिया गया। देखिए ये इंटरनेशनल आइटम के सब पार्ट में ही आ रहा है, इसके भीतर बोला जा रहा है लेटर पोस्ट में और पार्सल पोस्ट में, क्या बोला जा रहा है, ये सवाल एग्जाम पे आता है, बीज, लीचेस और सिल्क वर्म and specified parasite or research files are allowed to be exchanged between recognized institution। मान लीजिए फॉरेन कंट्री में एक इंस्टीट्यूशन है और इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन है, इन दोनों के भीतर रिसर्च के लिए बीज को, लिचेस को, सिल्कवर्म को या फिर किसी पैरासाइट को भेजा जाता है या फिर उस रिलेटेड रिसर्च फाइल को भेजा जाता है। तो ये सारा आइटम अगर हम भेजेंगे तो ये कैसे जाएगा, तो बोला जा रहा है ये लेटर पोस्ट के माध्यम से जाएगा। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है
अगर फॉरेन कंट्री के साथ हम बीच, लीचेज, सिल्कवर्म, पैरासाइट इन सब का ट्रांसमिशन करते हैं तो वो कैसे होगा? थ्रू पार्सल पोस्ट होगा, थ्रू लेटर पोस्ट होगा, क्या होगा बताइए, जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? किसके माध्यम से होगा? लेटर पोस्ट के माध्यम से होगा, है ना? एक बार फटाफट से बताइए तो, किसी को नींद नहीं आ रहा है ना? सब लोगों का आंसर आना चाहिए। ये सची जी बड़ा आलसी हो गया है, लेटर पोस्ट को भी एलपी लिखता है ना? चलिए, प्रद्युत ने, शत्रुघ्न ने जवाब दिया। अरूप को नींद आ रहा है, क्या हो गया अरूप जी? चैन से जगना है तो अब, सॉरी, से चैन से सोना है तो अब जग जा, है ना? उल्टा बोल रहे हैं। चलिए, जब चलिए अब हम अरूप को तो पूछते रहेंगे सवाल। अरूप जी बताइए, लेटर पोस्ट के माध्यम से अरूप जी बताइए, लेटर पोस्ट के माध्यम से कौन सा लिविंग एनिमल को हम भेज सकते हैं फॉरेन कंट्री में? सब लोग जवाब दीजिए, लेटर पोस्ट के माध्यम से कौन सा लिविंग एनिमल को हम फॉरेन कंट्री में भेज सकते हैं, है ना? इसमें आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी लीचेज, ऑप्शन सी सिल्कवर्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, है ना? तो ये सारा भेजा जा सकता है, साथ में कुछ स्पेसिफिक पैरासाइट्स भी। यहां पे देखिए, यहां पे दूसरा एक तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है ना? चलिए, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपको जवाब देना है। which of the which of the following items are permissible to be sent to foreign countries through letter post? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद ए बी सी डी दे रहे हैं हम। मान लीजिए, एक हो गया बीज, बी हो गया सिल्क ओर्म, सी हो गया ऑल पैरासाइट्स, और डी हो गया ऑल ऑफ दिस। अच्छा चलिए, क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड? ये आ गया। इसको थोड़ा सा, एक्चुअली क्वेश्चन में मेरा ये हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी, चलिए एक मिनट, इसको ये कर लेते हैं, कैन बी सेंट टू फॉरेन थ्रू लेटर पोस्ट। ठीक है, अब ऑप्शन आएगा इस प्रकार से, ऑल ऑफ दिस नहीं, इसमें और एक हम ऐड कर देते हैं, इसमें दे देते हैं सिल्कुम में हो गया LCCHES। इसमें आपका आंसर आएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको घुमाएगा, ए बी एंड सी, फिर आपका बी में आएगा, बी में आएगा ए सी एंड डी, फिर आपका मान लीजिए इस प्रकार से आएगा, सी में ए बी सी एंड डी, और मान लीजिए एक कर दिया डी में, बड़ा वाला डी में। मेरा एक्चुअली कीबोर्ड खराब हो गया है। नन ऑफ दिस। बताइए, क्वेश्चन क्लियर है क्या? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, ये बड़ा कर देते हैं इधर से। क्वेश्चन क्लियर है? बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, which of the following living animals can be sent to foreign country through letter post? ठीक है, इसमें ए बी सी में दे दिया, ए बी सी डी में बीज, सिल्कवर्म और ऑल पैरासाइट्स, लिचेस, है ना? अब बोल रहे ए बी सी, फिर बोला ए सी डी, फिर बोला ए बी सी डी, और डी बोला नन ऑफ दिस। बिल्कुल, ए बी एंड डी होगा, नन ऑफ दिस होगा। वेरी गुड। किसने बोला सी? मंजीत जी, अभिजीत जी, मधुस्मिता, किशोर, सची, प्रद्युत, ये बोला आपका, ये बोले
नन ऑफ, क्लियर है ना क्यों हम बोले नन ऑफ दिस? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या दिया था, मैंने क्वेश्चन पे दिया था ऑल पैरासाइट्स। ये ऑल पैरासाइट नहीं होगा, ये क्या होगा, स्पेसिफिक पैरासाइट्स। याद रहेगा, कुछ सर्टेन पैरासाइट को हम भेज सकते हैं, सारा पैरासाइट्स को नहीं भेज सकते हैं। तो एग्जाम पे आपका इस प्रकार से भी क्वेश्चन जो है घुमा सकता है। ठीक है, तो जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो उस टाइम पे दिमाग में थोड़ा सा घुमाते रहिए भाई, सवाल यहाँ से किस प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, तो आपका देखिएगा और ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे आते हैं हम लोग। पार्सल के भीतर लाइव एनिमल्स ऑथोराइज्ड बाय द पोस्टल रेगुलेशन और बाय एप्लीकेबल लॉ, है ना। तो फॉरेन केस में भी लाइव एनिमल अदर देन दीज अगर भेजा जाएगा तो वो आपका पार्सल के थ्रू भेजा जाएगा, अगर मेरा रेगुलेशन परमिट कर रहा है तो उस केस में भेजा जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशियस मटेरियल एंड प्रेशियस स्टोन, तो बोला जा रहा है प्रेशियस मटेरियल सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, प्रेशियस स्टोन जिसके भीतर डायमंड आता है, ज्वेलरी, कॉइन्स, बैंक नोट, करेंसी नोट, सिक्योरिटी एंड ट्रेवलर चेक शैल बी इन नो केस बी ट्रांसमिटेड बाय द पोस्ट इन अनइंश्योर्ड लेटर पोस्ट आइटम। अनइंश्योर्ड आर्टिकल के थ्रू इसको हम लोग नहीं भेज सकते हैं, है ना। ये क्लियर यहाँ पे कर दिया गया, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशियस मटेरियल के भीतर, है ना। देखिए, प्रेशियस प्रेशियस मटेरियल के भीतर क्या क्या आ रहा है, इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, अदर प्रेशियस मेटल। प्रेशियस स्टोन के भीतर डायमंड आ रहा है या फिर दूसरा प्रेशियस मेटल आ रहा है, ज्वेलरी वगैरह, ये सारा चीज़ जो है, कॉइन, बैंक, ये सारा चीज़ जो है बोला जा रहा है आप अनइंश्योर्ड लेटर पोस्ट के माध्यम से आप इसको नहीं भेज सकते हैं। इसको जब भेजिएगा आपको इंश्योर्ड करके भेजना रहेगा, है ना, विदाउट प्रीजुडिशाइज टू द प्रोविजन वगैरह, ये सारा और कुछ आपका प्रोविजन दिया गया जिसको हम लोग आगे देख लें। क्या बोला गया, इंडिविजुअल कंट्री और टेरिटोरी में रेस्ट्रिक्ट द सेंडिंग ऑफ गोल्ड बुलियन, है ना, वेदर इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड इन parcels originating from address to और ट्रांसमिटिंग थ्रू देयर रीजन। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, आपसे मान लीजिए बोला गया कोई प्रेशियस स्टोन है, आप इंश्योर्ड लेटर के थ्रू उसको भेज सकते हैं कि नहीं, बताइए फटाफट से एक बार पब्लिक चैट में। एक इंश्योर्ड लेटर है, सॉरी, एक इंश्योर्ड लेटर है, उसमें आप किसी स्टोन को, किसी डायमंड को आप भेज सकते हैं कि नहीं, इंश्योर्ड लेटर बना के? हाँ नहीं ना है सची जी, इंश्योर्ड करके तो भेज सकते हैं बट नॉट थ्रू लेटर पोस्ट, आपको इंश्योर्ड पार्सल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ये लेटर पोस्ट नहीं होगा, उसको इंश्योर्ड करना रहेगा और वो पार्सल के थ्रू जाएगा, नॉट थ्रू लेटर, है ना। याद रहेगा, ये कैसे जाएगा, थ्रू लेटर जाएगा। अब बोल रहा है कि सॉरी, थ्रू पार्सल जाएगा। अब बोल रहा है कि कुछ कंट्री, कुछ टेरिटोरी ऐसा भी हो सकता है जो इस पार्सल के माध्यम से, इंश्योर्ड पार्सल के माध्यम से भी, इंश्योर्ड पार्सल या पार्सल उसके माध्यम से भी गोल्ड बुलियन या फिर इस प्रकार का जो आइटम है ना, बोला जा रहा है गोल्ड बुलियन जो है ये सबको नहीं भेजने दे सकता है, डिपेंड करेगा उस कंट्री के रेगुलेशंस के ऊपर, उसके गाइडलाइंस के ऊपर। ठीक है, अब कौन कौन इसको रोक सकता है, तो बोला जा रहा है इंडिविजुअल कंट्री और टेरिटोरी पर्सन्स, यहाँ पे एक आया ओरिजिनेटिंग, है ना, जिसने, जहां से मेरा इशू हो रहा है, पार्सल जहां से इशू हो रहा है वो मना किया तो नहीं जाएगा, जिसके प्रति एड्रेस्ड है नहीं जाएगा। अगर ट्रांसमिटिंग थ्रू, मान लीजिए हमारा इंडिया से कोई एक आर्टिकल निकला, ठीक है, जो चाइना होके या फिर चाइना के ऊपर से आपका मान लीजिए सपोज ग्रेट ब्रिटेन जाता है। अब मेरा दुनिया का मैप मेरा अच्छे से जाना हुआ नहीं है, थोड़ा मेरा जियोग्राफी एकदम कमज़ोर है। अब मान लीजिए इंडिया अगर बोलता है नहीं भेजने देंगे तो नहीं जाएगा, चाइना अगर बोलता है नहीं जाने देंगे नहीं जाएगा, अगर ब्रिटेन बोलता है या फिर मान लीजिए रशिया बोलता है, ये रशिया कर देते हैं हम लोग कि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो तीनों के भीतर कोई भी कंट्री अगर अलाउ नहीं करता है तो उसको हम लोग, चाहे इंश्योर्ड हो चाहे अनइंश्योर्ड हो, उस गोल्ड या बुलियन को हम उस कंट्री के थ्रू नहीं भेजेंगे। ठीक है, चलिए अगला आते हैं हम लोग, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताइए एक बार।
चलिए, दिक्कत नहीं हो रहा है ना? देखिए, चीज तो इसमें तो ना समझने वाला कोई बात नहीं है, एकदम बच्चों का खेल है। बस थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिएगा तो आपको दोबारा ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं रहेगा, है ना, मोटा मोटी याद रहेगा आपको। ठीक है। ट्रांसिटिंग कंट्री चेक कर, देखिए, देखिए ऐसा करती है नहीं करती है वो तो अलग इशू है, बट अगर वो अलाउ नहीं करता, अब देखिए ट्रांसिटिंग कंट्री ऐसा नहीं कि खाली उसके ऊपर से जा रहा है। मान लीजिए हमारे देश से कनेक्टिंग फ्लाइट है, ठीक है, हम जब मान लीजिए किसी ब्रिटेन में कोई आर्टिकल भेज रहे हैं, अब क्या हुआ, वो कनेक्टिंग फ्लाइट जाता है ना, कि इंडिया से यहाँ तक गया, फिर वहाँ से वहाँ तक गया। अब मान लीजिए जो कनेक्टिंग फ्लाइट, जहाँ पे जो कनेक्टिंग एयरपोर्ट आप बोल सकते हैं, वहाँ पे अगर अलाउ नहीं करेगा तो नहीं जाएगा, है ना। नॉर्मली ऊपर से जाने के लिए कोई मना नहीं करेगा, बट अगर किसी कंट्री में उतरेगा तो वो आपका मना करने का चांसेस ज़्यादा रहता है ना। अगर हवा से जाएगा तो कौन चेक करेगा कि भाई क्या जा रहा है लेके, थोड़ा स्कैनर भेजेगा फ्लाइट में कि चेक करो। बट अगर वो आर्टिकल उसके एयरपोर्ट में उतर रहा है, मतलब वहाँ पे आपका ब्लैक होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, है ना, तो वो हमारा मना कर सकता है। ठीक है मंजीत जी, आगे बढ़े, क्लियर है। चलिए, अब क्या बोला जा रहा है, ब्लाइंड आइटम्स फॉर ब्लाइंड प्रोहिबिटेड इन सर्टेन केसेस, है ना। तो ब्लाइंड लिटरेचर के केस में भी प्रोहिबिशन कुछ दिया गया, क्या है, बोला जा रहा है आइटम्स प्रिंटेड पेपर और लिटरेचर, आइटम्स जिसके भीतर प्रिंटेड पेपर भी हो सकता है, लिटरेचर भी हो सकता है, शैल नॉट बियर एनी इंस्क्रिप्शन और कंटेन एनी आइटम ऑफ करस्पॉन्डेंस, है ना। तो बोला जा रहा है कि भाई ब्लाइंड लिटरेचर तुम भेज रहे हो तो ओनली फॉर ब्लाइंड होना चाहिए, उसमें आप अलग से कोई इंस्क्रिप्शन मत करिए, अलग से उसमें कोई करस्पॉन्डेंस मत भेजिए, है ना। तो ब्लाइंड लिटरेचर है जो ब्लाइंड के लिए ही है, उसमें आपका अलग से कोई इंस्क्रिप्शन या फिर कोई करस्पॉन्डेंस उसके थ्रू भेजना, ये आपका अलाउड नहीं है, ये आपका प्रोहिबिटेड है। आइटम शैल नॉट कंटेन postage stamp, prepayment form, or any other monetary value papers except when they include a prepaid return card, है ना, except when they include a prepaid return card, envelope, wrapper with sender's printed address, है ना। तो बोला जा रहा है कि पार्सल के थ्रू हमारा पोस्टेज स्टैम्प जो है, मतलब ब्लाइंड लिटरेचर के थ्रू हम पोस्टेज स्टैम्प नहीं भेजेंगे, कोई प्रीपेमेंट किया हुआ फॉर्म को नहीं भेजेंगे, कोई ऐसा पेपर नहीं भेजेंगे जिसका मॉनिटरी वैल्यू है। बोला जा रहा है कि नहीं ठीक है, बस यहाँ पे भी कंडीशन है, इसको भेजा जा सकता है, बट कौन सा केस में, अगर ये जो आइटम है दोबारा वापस आने वाला है, कहाँ पे, जो सेंडर था उसके पास, है ना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक एनवेलॉप के भीतर एक दूसरा एनवेलॉप डाल देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए बचपन में मैंने मेरे गर्लफ्रेंड को एक चिट्ठी लिखा था, अब मेरा गर्लफ्रेंड जो है ना महाकंजूस थी, तो हमने सोचा कि भाई हम उनको जो लव लेटर देंगे वो कंफर्म जवाब नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि उसको पैसा नहीं खर्चा करना है ना, वो पैसा नहीं खर्चा खर्चा करेगी। तो हमने क्या किया, मेरा एड्रेस लिख के उसमें पोस्टेज स्टैंप लगा दिए कि भाई चलो तुम खाली इसमें अपना ये दे के सुंदर सुंदर हाथों से लिख देना कि जाने मन मुझे तुम्हारा प्यार जो है स्वीकार है ना, आई लव यू टू। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पोस्टेज स्टैंप लगा दिया, तो ये मेरे पास वापस आने वाला है। तो ऐसा चीज अगर ब्लाइंड लिटरेचर के भीतर जा रहा है तो बोल रहा है कि भाई चलो ये अलाउड हो सकता है, अदरवाइज ये आपका अलाउड नहीं होगा। क्लियर है ना, आगे बढ़े। चलिए, अच्छा एक बात मैं विधि सम्मत सतर्कीकरण जो देता हूं, ये कहानी बिल्कुल मेरा मनगढ़ंत था, इसके वास्तव के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये वीडियो मेरे बीवी के द्वारा देखा जाएगा तो मैं उनके पास माफ़ी मांगता हूं, है ना, क्योंकि ये सच नहीं है, आप लोगों को भी विश्वास नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये नहीं बोलेंगे ना हमारा बीवी हमारा पूरा एकदम खेल खल्लास कर देगी, बोले बताओ कौन है वो डायन जिसको तुमने चिट्ठी लिखा था, है ना। फिर हाँ बिल्कुल ये डिस्क्लेमर है, नहीं तो फिर हमको एक लड़की पैदा करना पड़ेगा जिसको हमको गर्लफ्रेंड बनाना पड़ेगा और फिर जाके उधर भेजना पड़ेगा। चलिए तब हम लोग आते हैं। चलिए, अब क्या बोला जा रहा है,
कितना सारा चीज़ है, ये पढ़ते पढ़ते ख़त्म ही नहीं होता जी। बचपन में एक एडवर्टाइज आता था, याद है? एक सरदार जी रहते थे और बोलते थे, पप्पा कहाँ करे पेट्रोल, ख़त्म ही नहीं होता। है ना? तो ये भी इतना बड़का बड़का चीज़ है कि ख़त्म ही नहीं होता। मुझे लगता है हमारे साथ साथ आप लोगों का भी सेम ही हालत हो रहा होगा। है ना? अच्छा, आज और आगे बढ़े या यहाँ पे ख़त्म करें, क्या करें बताइए? आगे बढ़ा जाए या ख़त्म किया जाए? चलिए, रबी डन। सर इनफ, किशोर बोले खत्म, खत्म करते हैं। चलिए, जब जनता जनार्दन के द्वारा ये डिक्लेरेशन दिया जा रहा है तो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है? अभी हम लोग टारगेट करेंगे रोज़ क्लास रखने का, 1 डेढ़ घंटे का। हम लोग रोज़ शाम को इसी टाइम पे मोटा मोटी टारगेट रखेंगे पढ़ने के लिए, अनलेस बहुत इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस हो जाए, हम लोग रेगुलर बेसिस पे ही टारगेट रखेंगे, ठीक है? चलिए तब, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड नाइट। ये बहुत बड़ा है, हाँ ये बड़ा तो है अक्षय जी, है ना? बड़ा है, पर सवाल आएगा थोड़ी देर बाद। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ये शुरू में थोड़ा रूल्स रेगुलेशन टाइप है ना, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक बार जब आर्टिकल वगैरह आ जाएगा उस टाइम पे फटाफट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है?